नमस्कार दोस्तों, 10 सालों से असम की सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन की सरकार क्या एक बार फिर चुनाव जीतकर असम की सत्ता पर कब्जा हासिल करेगी? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार असम के सीएम होंगे? क्या अब की बार कांग्रेस कुछ नया करेगी जो सांसद गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? क्या वह बीजेपी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी और सत्ता में वापसी करेगी? लेकिन इन दोनों के अलावा अब की बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की असम में धमाकेदार एंट्री की वजह से पूरा असम का राजनीतिक खेल बदल गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और 9 अप्रैल को जब असम में वोट पड़ेंगे तो यह तय हो जाएगा कि असम की राजनीति का ताज किसके सर पर बैठेगा। अब दोस्तों, लोगों को क्या लगता है जो असम से बाहर बैठे हुए हैं या फिर पूर्वोत्तर से बाहर बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को यह लगता है कि असम में कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असम की राजनीति कई फैक्टरों पर निर्धारित होती है। जैसे अगर हम बात करें तो असम में वोट किस आधार पर मिलते हैं, वो अलग अलग फैक्टर डिसाइड करते हैं। एक तो वहाँ का मुख्य जो कारण है वो है असम की डेमोग्राफी। दूसरा, वहाँ का जो मुख्य कारण है वो है पहचान और अस्तित्व का। वहाँ पर वोट इस आधार पर मिलते हैं कि कुछ जो समुदाय है, जो वहाँ के मूल निवासी है, वो वोट इस आधार पर देते हैं ताकि हमारी पहचान बची रह सके, ताकि हमारा अस्तित्व बचा रह सके। तीसरा क्या है, जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो असम में हिंदू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद मुस्लिम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जनसंख्या संतुलन का ये है कि एक अनुमान के मुताबिक 2041 तक असम में क्या होगा, 50-50 जनसंख्या हो जाएगी। 50 कैसे कि हिंदू हो जाएंगे 50% और बाकी के जो समुदाय हैं वो भी 50% 2041 तक हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं और हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है और जो मुस्लिम हैं और बाकी समुदायों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए भी वहां पर वोट बैंक निर्धारित होते हैं। चौथा क्या है, वहां पर स्थानीय बनाम भारी मुद्दा। एक तो वहां के जो मूल निवासी है, जैसे हमने पिछले दिनों कार्बी आंगलोंग में विवाद देखने को मिला, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो बाहरी लोगों को वहां से भगाना चाहते हैं। जैसे वहां पर जो इनलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से भागकर आए हुए हैं 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, या फिर उसके बाद जो भी लोग बांग्लादेश से इलीगल तरीके से आसाम में आकर रहने लगे वो बाहरी कहलाए। और साथ ही जो बाकी राज्यों से भी लोग गए हुए थे वहां पर काम करने के लिए, जैसे चाय जनजाति के लोग हैं जो बाहर से, जैसे बाहर के राज्य हैं हमारे देश के, जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग असम में काम करने के लिए गए हुए थे। जैसे कार्बी आंगलोंग में बिहारी 150 साल पहले एक पुल बनाने के लिए गए थे और वहां पर जाकर रहने लगे और वहीं के वो मूल निवासी हो गए। और वोट बैंक के खातिर उनका आधार कार्ड भी वहीं का बन गया, मूल निवास, जाति, राशन कार्ड सब कुछ उन्होंने बनवा लिया है। अब तो वो जमीन का मालिकाना हक भी मांगने लगे हैं। अब स्थानीय जो वहाँ के मूल निवासी है उनका कहना है कि हमारी जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता है वो विलुप्त होती जा रही है और बाहर के जो आए हुए लोग हैं उनकी क्या सभ्यता और संस्कृति हम पर थोप दी जा रही है। तो स्थानीय बनाम भारी विवाद भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो भी पार्टी स्थानीय लोगों का साथ देती है उनका वोट बैंक प्रतिशत काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और जो पार्टी भारी लोगों के साथ भी है, जो भारी लोग वहां पर जाकर बस गए हैं उनके साथ है, उनका वोट बैंक भी स्थानीय बनाम भारी विवाद के आधार पर चलता है। अब दोस्तों, इसमें एक और फैक्टर काम करता है, वो आदिवासी जनजातियों का। जैसे आसाम में कई क्षेत्रों में, जैसे बोडो है, कार्बी है, चाय जनजाति है, ये भी असम की राजनीति को काफी प्रभावित करती है। अब अगर हम दोस्तों असम के भविष्य की अगर हम बात करें तो असम की डेमोग्राफी, साथ ही वहाँ का धर्म और वहाँ की जनसंख्या को हमें समझना होगा और आदिवासी जनजातियों की मूल स्थिति को समझना होगा, तभी हमें पता चल सकता है कि असम की राजनीति किस दिशा की ओर जाने वाली है। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं असम के बारे में। असम क्या है, हमारे पूर्वोत्तर भारत का केंद्र माना जाता है। और असम एक तरीके से पूर्वोत्तर भारत का क्या माना जाता है, हृदय स्थल माना जाता है। हृदय स्थल इसलिए भी माना जाता है क्योंकि असम को अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो दोस्तों, असम का मैप है, असम है जो पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्यों के सभी से सीमा साझा करता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से और पश्चिम बंगाल से, सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसकी वजह से बीच में केंद्र में पड़ता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है भूटान से और बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। दोस्तों, यहां से देखिए, ये बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों, इसमें यह है कि अगर असम की राजनीति पर अगर किसी पार्टी का दबदबा है या फिर किसी भी पार्टी की सरकार है तो यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में एक तरीके से दबदबा उसी पार्टी का बन जाता है। तो असम पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का एक केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों, इसकी हम जनसंख्या की बात करें तो अभी तो जनगणना चल रही है, जनगणना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई थी कोरोना की वजह से। अब जनगणना स्टार्ट हो गई, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ है।
अब इनमें से 61.47% तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और इनकी जनसंख्या कितनी है, 1.91 करोड़ है और 18 जिलों में यह बहुतायत में पाए जाते हैं। अब तो जनसंख्या लगभग बढ़ती जा रही है और 2026 में अब जो जनगणना होगी उसके हिसाब से तो लगभग 3.12 करोड़ है, वो 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और मुस्लिम धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के बाद में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी आसाम में बहुतायत में पाए जाते हैं, 34.22%। और इनकी जनसंख्या कितनी है, लगभग 1.06 करोड़ है और 11 जिलों में तो यह काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी हैं जो 3.74%, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। तो ये जनसंख्या का संतुलन अगर हम देखने को मिले तो असम में सबसे अधिक मात्रा में हिंदू पाए जाते हैं, उसके बाद इस्लाम को मानने वाले भी कम नहीं है, मुस्लिम भी वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब हम असम को और आगे समझते हैं। दोस्तों, असम की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो असम 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में कैसे बटा हुआ है, क्योंकि असम के बीचों बीच में से ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसको हम देखें तो असम के बीचों बीच में से क्या बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिसकी वजह से असम दो भागों में बट जाता है। एक तो निचला असम, एक ऊपरला असम। जो ब्रह्मपुत्र से ऊपर का है वो ऊपर का असम और नीचे वाला नीचे का असम। अब इसको भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी हम कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जैसे ये तो हो गया ऊपरी असम, जो कहाँ पर है, जैसे कई डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जैसे कई जिले ऐसे हैं जो ऊपरी असम में आते हैं। इधर हम देखें तो ये हो गया बोडोलैंड क्षेत्र, जो आदिवासी जनजातीय बोडो समुदाय का है, ये बोडोलैंड क्षेत्र हो गया। ये हो गया ब्रह्मपुत्र वैली या फिर निचला असम भी इसको कह सकते हैं। ये मध्य भाग हो गया। इधर का हम देखें, ये हो गया मध्य भाग, कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र हो गया मध्य भाग, और नीचे बराक वैली हमें देखने को मिलती है। अब इसमें भी जो असम की डेमोग्राफी है वो काफ़ी प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है उसको हम समझते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, 2021 की जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसको हम साथ लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग हम देख लिया। जैसे यहाँ पर ऊपरी असम है, ये ऊपरी वाला असम है। इसमें क्या है, जैसे ऊपरी असम में अगर हम बात करें तो ऊपरी असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट जैसे जिलों में हिंदी आबादी बहुसंख्यक है। यहाँ अहोम, चाय बागान समुदाय और अन्य मूल असमिया लोग रहते हैं। हिंदू आबादी यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में पाई जाती है। यहाँ पर तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर और जोरहाट ये क्या है, ऊपरी असम के क्षेत्र में आते हैं। धेमाजी और लखीमपुर ये उत्तरी उसमें आते हैं, उत्तरी असम में आते हैं। अब दोस्तों यह जो क्षेत्र है, एक तो चाय बागानों का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी है उनका वोट बैंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पर जो मूल निवासी हैं, जो असमिया हैं या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो क्या है, बीजेपी का वोट बैंक है। बीजेपी का वोट बैंक है, क्योंकि बीजेपी 3 सिद्धांतों के आधार पर चलती है। एक तो हिंदुत्व के आधार पर चलती है, दूसरा घुसपैठिये के आधार पर चलती है, तीसरा राष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर चलती है। इन 3 सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो बीजेपी इन 3 मूल सिद्धांतों को आगे लेकर चलती है और इसी के आधार पर बीजेपी को वोट मिलते हैं। एक तो हिंदुत्व की भावना के आधार पर चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक घुसपैठिये हैं, घुसपैठिये तो यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ पर घुसपैठ भी हो, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, सीएए और एनआरसी लागू किया गया। अब यहाँ पर सीएए एनआरसी लागू किया गया तो ये तो लोग काफ़ी खुशी है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी लोग थे उनको तो बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से 2021 में भी देखें जो ये गेरुआ कलर है, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अधिक मात्रा में वोट मिले थे तो ऊपरी असम में। तो अब की बार भी संभावना है कि यहाँ पर क्या है, बीजेपी को काफ़ी अधिक वोट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, जो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और फिर ये शिवसागर और जोरहाट है, यहाँ पर क्या है, चाय बागानों के क्षेत्र काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो चाय जनजाति है, टी ट्राइब्स है, उनको कहा जाता है कि वो कहाँ से आए हुए लोग हैं, वो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से आए हुए लोग हैं। जिसकी वजह से अब की बार हेमंत सोरेन की एंट्री ने क्या कर दिया है, इन चाय बागानों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम तो ना तो कांग्रेस का साथ देंगे ना बीजेपी का देंगे, और 21 जो यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं उनमें क्या करेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा। और अब की बार पूरी ताकत से उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी 10 भी सीटें विधानसभा में आ गई यहाँ से तो सरकार की नाक में कैसे तेल डालना है वो हमें पता है, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा है। तो यहाँ पर अब की बार काफी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगने वाली है। अब दोस्तों दूसरे क्षेत्र की बात करें, निचला असम। निचला असम हमने किसको बताया था, इस क्षेत्र को निचला असम बताया था। जैसे गोलपारा और बारपेटा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और मुस्लिम तो बीजेपी के सख्त खिलाफ हैं,
तो वो तो किसको वोट देंगे, वो तो या तो कांग्रेस को देंगे या फिर वहाँ की जो लोकल पार्टी है AIUDF उसको वोट देंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे गोलपारा और बारपेटा, यहाँ पर क्या है, मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में है। यहाँ मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुस्लिम और मूल निवासी है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर वोट किसको मिलते हैं, यहाँ पर या तो कांग्रेस को मिलेंगे या फिर किसको मिलेंगे, या फिर मिलेंगे AIUDF को। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र देख सकते हैं किसको वोट मिले, यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिले या फिर असम गण परिषद को एक आध सीट मिली है, या फिर इधर हम देखें AIUDF को, ये हरा वाला क्षेत्र AIUDF का है, यहाँ पर किसको विधानसभा की सीटें किसको मिली, यहाँ पर AIUDF को मिली। तो यहाँ पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो यह तय हो जाता है कि डेमोग्राफी भी काफी असम में राजनीतिक प्रभाव पैदा करती है। अब दूसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, बराक घाटी की अगर हम बात करें, तो करीमगंज और हैलाकांडी जिले मुस्लिम बहुल है। इधर हम देखें करीमगंज और हैलाकांडी नीचे वाले हैं, ये मुस्लिम बहुल जिले हैं। तो साफ तौर पर या तो कांग्रेस को मिलेगी या फिर AIUDF को मिलेगी। तो यहाँ पर भी किसको मिली, ये हरा वाला कौन सा है, ये हरा वाला है AIUDF। और फिर एक सीट यहाँ पर किसको मिली, बीजेपी को मिली, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस को भी यहाँ पर ये सीटें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बराक वैली में भी कांग्रेस और किसका बहुमत हमें देखने को मिलेगा, कांग्रेस और AIUDF का, दोनों गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है। अब हम दोस्तों एक और क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय समुदाय जैसे कार्बी और कचारी रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी महत्वपूर्ण संख्या में हैं। इस क्षेत्र में ये कार्बी आंगलोंग का ये क्षेत्र है, कार्बी आंगलोंग, और ये पूर्वी कार्बी आंगलोंग और ये पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। तो इस क्षेत्र में क्या है, हिंदू आदिवासी जनजाति काफी बहुतायत में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये किसका वोट बैंक है, ये बीजेपी का वोट बैंक है। जहां पर हिंदू रहेगा वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाएगा, ऐसा है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की धारणा को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बीजेपी की काफी सीट यहाँ पर देखने को मिली थी 2021 में। अब दोस्तों ऊपर की हम बात करते हैं, ये जो ऊपर की हम बात करते हैं बोडोलैंड क्षेत्र, यहाँ पर हम देखें ये क्षेत्र है बोडोलैंड क्षेत्र। इसमें कई जिले आते हैं जैसे कोकराझार है, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी है। ये क्षेत्र क्या आता है, ये क्षेत्र बोडोलैंड क्षेत्र कहलाता है। इसमें दो पार्टियां हैं, एक तो है बोडो पीपुल फ्रंट और दूसरी है UPPL। बोडो पीपुल फ्रंट, इसके प्रमुख है हंगरामा मोहिलरी। बोडोलैंड एक भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त क्षेत्र है। दूसरा कार्बी आंगलोंग भी 6ठी अनुसूची के तहत क्या है, शामिल है। तो इसमें क्या है, बोडो पीपुल फ्रंट यहाँ पर अब की बार काफी पकड़ मजबूत बनाए रखे हुए है। यहाँ पर यह माना जाता है कि असम में जिसकी सरकार रहती है, जिस पार्टी की सरकार रहती है, ये लोग उसी को समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां से फंड मिलता है जिसकी वजह से विकास किया जा सके। अगर विपरीत सरकार हुई, जैसे यहाँ पर बोडोलैंड क्षेत्र में अलग सरकार हुई और असम में अलग सरकार हुई, तो वहां पर काफी विरोध देखने को मिलता है। तो बोडो पीपुल फ्रंट हमेशा किसके साथ चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने किससे गठबंधन कर लिया है, बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, और अब की बार बोडो पीपुल फ्रंट यहाँ पर शासन कर रही है। तो अब की बार देखने को यह मिल रहा है बीजेपी गठबंधन की वजह से अब यहाँ पर 15 सीटें हैं जो मुख्य रूप से प्रभाव डालती हैं। इस क्षेत्र में 15 सीटें हैं, इनमें से 11 तो कौन लड़ रही है, 11 तो लड़ रही है बोडो पीपुल फ्रंट, और 4 सीटों पर कौन लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। अब UPPL क्या है, हमेशा बीजेपी के साथ लड़ती आई थी पहले, लेकिन अब की बार जब बोडो पीपुल फ्रंट को यहाँ से बीजेपी ने शामिल कर लिया है और UPPL को अकेला छोड़ दिया है, तो अब की बार ये क्या कर रही है, UPPL यहाँ से 21 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला किया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी असम की राजनीति को काफी प्रभावित करती है। अब हम दोस्तों पूरी डिटेलिंग के साथ समझते हैं कि इन जगह पर कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं और वो किसको वोट करते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे असम की राजनीति कई फैक्टरों पर निर्धारित होती है। जैसे हमने बात करी कि असम की डेमोग्राफी चुनाव का सबसे बड़ा हथियार होती है। अब शुरुआत से अगर हम देखें तो असमिया हिंदू और स्थानीय समुदाय जैसे अहोम, कलिता, ब्राह्मण, कोच, राजवंशी, ये लोग अस्मिता पर वोट करते हैं अपनी आइडेंटिटी पहचान के लिए। जैसे ऊपरी असम में जो पाए जाते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए वोट करते हैं, जिसकी वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति का आधार वर्ग यही है। इनका मुख्य मुद्दा क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। CAA NRC लागू होने की वजह से काफी फायदा इनको देखने को मिला, और साथ ही असमिया संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऊपरी क्षेत्र किसके पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। और अब की बार तो इन्होंने कह दिया है बीजेपी ने
कि यूसीसी भी किसी कहाँ पर लागू करेंगे, असम में हम यूसीसी भी लागू करेंगे और असम में एक भी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया अभी यहाँ पर नहीं रह पाएगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो पहले कह दिया था कि मियाँ मतलब बांग्लादेशी मुसलमान, उसको हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो एक तरीके से कट्टर हिंदुत्व की भावना को दर्शाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बंगाली मुस्लिम और मियाँ समुदाय मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के 4 रिवर आइलैंड्स में क्षेत्रों में रहते हैं। अब कई सीटों पर ये निर्णायक वोट बैंक बन जाते हैं। जैसे इनका मुद्दा क्या है, नागरिकता, सीएए, एनआरसी का ये विरोध करते हैं। पहचान और सुरक्षा, ये वोट अक्सर जैसे एआईयूडीएफ को जाते हैं, कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। सीएए एनआरसी जब लागू किया गया था तो इस क्षेत्र में काफ़ी विरोध देखने को मिला था, क्योंकि मुसलमान इसके विरोध में थे। और साथ ही जैसे एक ही राज्य में अगर हम देखने को मिले तो ऊपरी क्षेत्र में इसका समर्थन किया गया था, जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पर इसका समर्थन था, जबकि जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पर इसका विरोध किया गया था। तो ये काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, कांग्रेस के साथ हो जाते हैं इस क्षेत्र के। बंगाली हिंदुओं की बात करें तो असल में खासकर बराक वैली सिलचर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सीएए का ये समर्थन करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसका ये समर्थन करते हैं और बीजेपी का मजबूत सपोर्ट माने जाते हैं। और चाय बागानों में अब की बार काफ़ी खतरनाक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से आए आदिवासी मजदूरों के वंशज हैं। 35+ सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। और जेएमएम ने अब की बार प्रत्याशी कितने उतारे हैं, जेएमएम ने 21 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें उनकी धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन भी वो लगातार चुनाव प्रचारों में शामिल हो रही है। चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में अभी कांग्रेस और अब तेजी से बीजेपी की ओर झुकाव इनका बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब की बार हेमंत सोरेन की एंट्री से जेएमएम वहां पर प्रमुख भूमिका निभाएगी। अब हम दोस्तों दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, दूसरे फैक्टरों में हम समझे तो असम के आदिवासी क्षेत्र जैसे टी ट्राइब क्षेत्र है और उनका असर कौन कौन सा है। जैसे बोडोलैंड क्षेत्र में हमने देखा, और दूसरा बोडोलैंड क्षेत्र में 15 लगभग विधानसभा की सीटें हैं और उनके आसपास की जो क्षेत्र हैं लगभग 20 सीटों पर वो बोडो जनजाति प्रभाव रखती है। कार्बी आंगलोंग है, कार्बी आंगलोंग में भी स्वायत्तता और विकास का मुद्दा है, यहाँ का वोट भी सत्ता की दिशा तय कर सकता है। दिमासाओं में जनजाति है, दिमासा छोटा क्षेत्र लेकिन रणनीतिक रूप से अहम गठबंधन राजनीति में बहुत बड़ा रोल बनाता है। चार जनजाति क्षेत्र में अब की बार हेमंत सोरेन की एंट्री हो ही चुकी है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर चुनावी समीकरण कैसे बदलता है। जैसे ब्रह्मपुत्र वैली का हमने बताया आपको, बराक वैली का बताया, अपर असम का बताया और लोअर असम का बताया। मुस्लिम और बोडो संगठन यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें वोट बैंक कैसे निर्धारित होता है उसको हम समझते हैं। डेमोग्राफी कैसे चुनाव का जीत हार तय करती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पर चलता है। हर पार्टी खास समुदाय को टारगेट करती है। गठबंधन का गेम जैसे बोडो, करबी, चार जनजाति, इनमें किंग मेकर की भूमिका निभाती है। और सीएए एनआरसी का मुद्दा भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू वर्सेज मुस्लिम ध्रुवीकरण। और दोस्तों इनके अलावा अब की बार असम की पॉलिटिक्स में एक और नाम है जो युवाओं को काफी प्रभावित कर रहा है, वो है सिंगर जुबिन दा की मौत का मामला। वो असम की पॉलिटिक्स को अब की बार काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि असम के युवाओं को यह कहना है कि सिंगर जो जुबिन दा जो असम के थे वो हमारे दिलों में बसे हुए थे और उनकी जो हत्या हुई है या फिर उनकी मौत हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से असम के युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से असम की राजनीति केवल बाहर से सोचने से निर्भर नहीं रहती, असम की राजनीति में डेमोग्राफी काफी प्रभाव पैदा करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।